स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। और दो राज्यों में चुनावी फिजा है, झारखंड में, महाराष्ट्र में। बात झारखंड की करेंगे। वो 81 सीटों वाला भले ही हो, सीटों के मामले में महाराष्ट्र में 288, झारखंड में 81 सीटों के मामले में भले ही कम है, लेकिन संदेश देने में, देश की राजनीति की दिशा तय करने में झारखंड का अपना एक अलग किरदार है। पिछले 24-25 सालों से जो राज्य लगातार अपने मुद्दों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर है, उस राज्य में इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और झारखंड की राजनीति किस दिशा में जा रही है, उन तमाम मुद्दों को समझने के लिए हमारे साथ झारखंड से अन्नी अमृता जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, झारखंड को पिछले 2 दशक से बड़े करीब से समझा है, संथाल को भी समझा है, पूरे झारखंड को देखा है, कवर भी किया है बतौर पत्रकार, तमाम न्यूज चैनल्स में काम करते हुए। आज अन्नी अमृता झारखंड की वो पत्रकार है जो झारखंड की नब्ज को समझती हैं, और आज उन्होंने वक्त दिया है उल्टा चश्मा यूसी को। तो हम उनसे ये समझेंगे कि झारखंड की दशा और दिशा क्या है, झारखंड में चुनावी जो मानक है, जो चुनावी पैमाना है, वो क्या कुछ कहता है। अन्नी अमृता जी, बहुत स्वागत आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। धन्यवाद आप और सबका। मैं अपने सवाल की शुरुआत सीधे सीधे करूंगा, क्योंकि किसी तरीके की भूमिका बनाने का वक्त नहीं है, चुनावी माहौल है, बहुत तेजी से चीजें हैं। आज एक खबर देख रहा था, तमाम नेता, लुइस मरांडी हो, कुणाल सारंगी हो, गणेश महली हो, तमाम नेताओं की एक लंबी है जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जेएमएम की तरफ चली गई है, जेएमएम में शामिल हो रही है। जाहिर तौर पर जेएमएम सत्ता में है, लेकिन चुनाव की घड़ी में दल बदल जेएमएम की तरफ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से अपनी लिस्ट जारी की है, बड़े विद्रोह देखने को मिले हैं। आप तस्वीर को आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तब आप क्या देख रही हैं, किसके पक्ष में ज्यादा फिलहाल नजर आ रहा है? देखिए चंद्रकांत जी, आप खुद भी पत्रकार हैं और आपने भी देखा है, तो आमतौर पे इलेक्शन के पहले ये चीजें होती हैं, लेकिन झारखंड के संदर्भ में अब जो हो रही है चीजें, ये इतनी भी सामान्य नहीं है। आप कह सकते हैं कि जो चंपाई सोरेन जी को लाया गया भारतीय जनता पार्टी में, उसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ज्यादा सेंधमारी की, और आपके उन लोगों को वो लेके आ रहे हैं जो आपके बड़े नाम है, अपना एक रुतबा रखते हैं, या फिर वो लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी में वो तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। और कल जिस तरह से इतने सारे लोग, लुइस मरांडी हो, कुणाल सारंगी हो, उन सब का झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाना एक बहुत बड़ा संदेश है। कुणाल सारंगी की तो घर वापसी हुई है, वो पहले से झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही थे और उन्होंने वो एक डिसीजन लिया था जो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, तो उन्होंने उसको अब करेक्ट किया एक तरह से। लुइस मरांडी जी ने भी आप मीडिया में वो बताया अपनी सारी तमाम चीजों को। यहाँ से कोटका में पूर्व विधायक हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहाँ जिला परिषद की अध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा, जमशेदपुर में, वो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा लोग दे रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर जा रहे हैं। मुद्दों इसके पीछे कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जिनको हार का सामना करना पड़ा था झारखंड विधानसभा में, बावजूद उसके कि उसी पब्लिक ने केंद्र में नरेंद्र मोदी को चुना था, लेकिन उसी पब्लिक ने झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतार दिया था। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए थे, जो जमशेदपुर पूर्वी की सीट है। तो इससे सबक नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं एक पत्रकार के तौर पर बिल्कुल एक ईमानदार विश्लेषण करके बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ, तो मैं बड़े आराम से बतौर पत्रकार वो बहुत ही ईमानदारी से कह सकती हूँ। इसमें कुछ भी राजनीतिक बातें नहीं नजर आएगी आपको। अगर पिछले हार से सबक ली होती भारतीय जनता पार्टी ने, तो आज ये दृश्य नहीं हुआ होता। आपको याद होगा पिछले चुनाव में कुणाल सारंगी को ले आया गया था। पिछले चुनाव में चुनाव के एन पहले एक स्टार जो नेता है एक पार्टी का, उसको भारतीय जनता पार्टी में लाया जाता है। उसके बाद उसको वो जगह नहीं मिलती है जिस आधार पे उनको लाया जाता है, ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं किया जाता है। अंततः वो घर वापस चले आते हैं। लुइस मरांडी भी यही कर रही है। तमाम लोग जो छोड़ करके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उसमें वे यही कह रहे हैं कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। परिवारवाद का आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। जो पार्टी विद डिफरेंस का दावा करती है, उस पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। जमशेदपुर पूर्वी की जो सीट है, वो रघुवर दास की बहू पूर्णिमा ललित दास, जो उनका पूरा नाम पूर्णिमा साहू है वास्तव में, उनको दिए जाने के बाद बगावत हो गया है यहाँ पे जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में। जमशेदपुर पश्चिम की जो सीट है,
वहां पे बीजेपी को मिली ही नहीं, वो एनडीए गठबंधन के तहत जदयू को चली गई। और सरयू राय जी जो उनकी सीट इस वक्त जमशेदपुर पूर्वी थी, वो जमशेदपुर पश्चिम से लड़ रहे हैं। तो यहाँ भी काफी नाराज हैं। 10-11 लोग कतार में खड़े थे कि उनको टिकट दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको लगता है कि उनका जो पूरा समर्पण रहा पार्टी के प्रति, सालों साल उन्होंने बिता दी, उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। जमशेदपुर पूर्वी में अभय सिंह, शिवशंकर सिंह, ये नाम रायशुमारी में आया था, जैसा कि एक वायरल हो रहा है। हालांकि उसका कोई दावा नहीं कर सकते हम लेटर, लेकिन जो हमारी जानकारी है पत्रकार के रूप में, तो रायशुमारी में कुछ नाम आए थे, उसमें ये सब नाम टॉप पर थे। एक और नाम आया था, अमरप्रीत सिंह काले जी का आया था। तो जो प्रोसेस होती है भारतीय जनता पार्टी की कि ये रायशुमारी होगी, ये नाम आएगा, उस तरह से झारखंड में टिकट नहीं मिल रहे हैं। ये यहाँ के लोगों का कहना है कि दूसरे राज्यों में तो बड़े अच्छे अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन झारखंड में चंद नेता, उनके रिश्तेदार, वो काबिज होना चाहते हैं और वही राजतंत्र की तरह इसको हाँक रहे हैं। अब आपको चंपाई सोरेन जी के बेटा जो बाबूलाल सोरेन है, उनको घाटशिला से टिकट दे दिया गया है। ये जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत एक घाटशिला विधानसभा पड़ता है, तो उनको दे दिया गया है बाबू। अब उसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है कि चंपाई सोरेन तक ठीक था, उनके बेटा को किस 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 चीज के तहत उनको टिकट दिया गया है। कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई आपने भी सेवा दी है पार्टी को। तो ये चीजें, और मीरा मुंडा जो अर्जुन मुंडा की पत्नी है, उनको पोटका से टिकट दे देगी, आपको जानकारी आप पढ़ रहे हो। तो ये चीजें इस बार भाजपा स्वयं कटघरे में है, जो परिवारवाद का वो डंका बजाती रहती है हमेशा कि हेमंत सोरेन गुरु जी इस तरह के वो आक्षेप लगाती रहती है कि इनके यहाँ परिवारवाद चलता है, इनकी बहू सीता सोरेन है, ये है। सीता सोरेन को तो उन्होंने अपने में कर लिया। तो ये खुद अब भारतीय जनता पार्टी कटघरे में आ गई। दूसरी बात है, यहाँ पर छोटा नागपुर, संथाल परगना और कोल्हान, कोल्हान जहां मैं अभी बैठी हूँ, कोल्हान प्रमंडल, ये 3 मुख्य जो है प्रमंडल है झारखंड के, और राजनीति भी इसके इर्द गिर्द इन्हीं के बीच 81 जो विधानसभा सीट है घूमती है। तो जो मुद्दा बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यहाँ पर संथाल परगना में बांग्लादेशी का मुद्दा वगैरह वगैरह, तो इसमें बाकी जो 2 बड़े बड़े प्रमंडल है उनके मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है। तो पब्लिक सिर्फ वहां तो नहीं है, आप अगर बांग्लादेशी का मुद्दा है तो ये सेंटर से भी जुड़ा मुद्दा है, उसमें सिर्फ हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। पहली बात की जनगणना नहीं हुई है, जनगणना जब हुई ही नहीं 1 दशक से, अब जा करके शुरू होने वाला या हो रहा होगा, कहीं स्टार्ट हुआ होगा, 2021-22 बीत गए, 24 आ गए, अभी तक जनगणना का रिजल्ट हमारे पास नया नहीं आया 2011 के बाद। तो फिर किस आधार पे ये दावे होते हैं कि बांग्लादेशी आ गए हैं, इस तरह के जो मामले आते हैं। तो यहाँ पे भी ये मुद्दा उस सीमित क्षेत्र में हो सकता है जहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं, पाकुड़ और आसपास का जो इलाका है। तो इसलिए ये पूरे बड़े पैमाने पे मैं कहूँ कि झारखंड की ये बड़ा मुद्दा है, तो ये सही नहीं होगा। और आजकल आपको पता है, आजकल टाइगर जयराम है, तो एक नए नेता उभर करके सामने आए हैं, तो वो कुर्मियों के आजकल के नेता वो माने जा रहे हैं। तो सुदेश महतो जो आजसू हैं और अन्य जो नेता हैं, वो अभी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त उस युवक की है, और वह भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो फिर इस तरह की चीजें, इस तरह की सीन है, तो बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे। सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि आज तक कोई भी पार्टी की सरकार यहाँ पे आई, हमने भी 2-2 मुख्यमंत्री जमशेदपुर से ही देखे हैं, जो कि मैंने काफी करीब से उन लोगों को देखा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ से लोग भारी संख्या में छात्रों का और लोगों का रोजगार के लिए पलायन होता है, और एक बड़ी आबादी है जो ट्राइबल वुमेन है, उनको मेड के रूप में बड़े बड़े शहरों में भेजा जाता है, मेड का काम करती हैं वो। तो झारखंड का जो सपना देखा गया था जब बिहार से अलग हुआ था, तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए जो सपने देखे गए थे, उस संदर्भ में अगर हम देखें तो पर्यटन एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता था जिससे रोजगार का सृजन होता है। एजुकेशन का ये हब बन सकता था, जबकि यहाँ से पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है उच्च शिक्षा के लिए। तो रोजगार का कुछ सृजन यहाँ नया हुआ नहीं। पहले से जब अविभाजित बिहार था, तो ज्यादातर कंपनीज आपको दक्षिण बिहार में थी, जो उस वक्त दक्षिण बिहार था, आज झारखंड है। उसके अलावा नई कंपनियों की आप बात करेंगे तो कोई निवेश यहाँ होता नहीं है। और कभी 32 के खतियान के नाम पे, कभी स्थानीय नीति के नाम पे हमेशा लड़ाई झगड़े करवाकर एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, जैसे कि डोमिसाइल कोई एक ऐसा मुद्दा हो जो और कहीं है नहीं, जबकि आपको भी पता है हर राज्य का एक अपना डोमिसाइल होता है, और उसका संदर्भ तीसरी या चतुर्थ श्रेणी के नौकरियों के लिए ही होता है। बात बस इतनी ही है, और भारत का संविधान अधिकार देता है कोई कहीं भी रह सकता है। तो आज तक तो ये तय नहीं हो पाया कि स्थानीय कौन है। हेमंत सोरेन ने नियोजन नीति बनाने की कोशिश की, और स्थानीय नीति बनाने की दिशा में भी उन्होंने भी 32 के खतियान का नारा दिया, लेकिन वो कोर्ट में जो है वो रिजेक्ट हो गया।
तो ये जो 32 का खतियान है, इसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति करती है और जेएमएम भी राजनीति करते हैं, दोनों करते हैं, लेकिन अच्छा, सॉल्यूशन नहीं निकला है अभी बिल्कुल। तक। लेकिन अमृता जी, हमको एक बात ये बताइए, मैं जो समझना चाह रहा हूँ, जो खासकर हमारे दर्शक जो पूरे देश में है, जो समझना चाह रहे हैं कि झारखंड में जो लड़ाई है, देखिए हम्म महागठबंधन का हमें पता है कि चेहरा हेमंत सोरेन का है, और अगर हेमंत हम्म सोरेन बहुत हद तक चेहरा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में एक चेहरा कल्पना सोरेन का है, जो वहां नजर आता है, हम्म जिस तरीके से हम्म वो स्टार कैंपेनिंग कर रही है। भारतीय हम्म जनता पार्टी का चेहरा कौन है? बस यही तो बात है ना, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन है? अब देख लीजिए, बाबूलाल मरांडी चेहरा है कि चंपाई सोरेन चेहरा है कि अर्जुन मुंडा चेहरा है, क्या है? क्योंकि रघुवर दास जी को तो राज्यपाल बना दिया गया, उनको उड़ीसा लेकिन फिर भेज भी वो दिया गया। जमशेदपुर में हाँ, प्रचार के लिए तो आ रहे हैं। बिल्कुल, उस पे भी मैं आ रही हूँ, उस पे भी मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगी। और मुद्दे की जो आपने कहा, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है, लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया, तो जब हेमंत सोरेन को बेल मिली, वहां भी यही कोर्ट ने टिप्पणी की थी ना, जो पर्याप्त सबूत नहीं थे उनको बेल मिली, तो वहां भी कहीं ना कहीं बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि और यहाँ पर एक ऐसा सेंटिमेंट उभरा है कि एक आदिवासी नेता को जेल भेजा गया। ये इस सेंटिमेंट को उभारने में पूरा सफल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि जब जेल में थे हेमंत सोरेन, तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने न सिर्फ उपचुनाव जीता, वो जब उपचुनाव लड़ी वहां से, और उन्होंने उपचुनाव जीता और बड़े अच्छे से इस तरह से संभाला जैसे कि वो कोई बहुत माहिर राजनीतिज्ञ हो, जबकि हम्म। उनका कोई राजनीतिक अनुभव था नहीं। तो हम्म। अब तो ऐसा हो गया है चंद्रकांत जी की, किसी भी पार्टी को ना ये परिवारवाद वर्ड बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर पार्टी झारखंड में परिवारवाद खुलकर कर रही है, खुलकर हम्म। कर रही है, और एक दूसरे पे लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जरूर ये प्लस पॉइंट आया है, एक पत्रकार के तौर पे मैं जो विश्लेषण करती हूँ, कि आपने भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से ताज दे दिया उनको, लीजिए आप ताज, आपको जेल भेज दिया, और फिर आपकी जो बेटर हाफ है, पत्नी है, वो संभालती हैं और लोगों के इमोशंस जुड़ते हैं। पहले तो वो अपनी पत्नी को नहीं बना रहे थे ना, उन्होंने, आपने मौका दिया उनको ऐसा करने का। उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया था, उन्होंने चंपाई सोरेन को बनाया था जब वो जेल में गए, लेकिन जब जब वो जेल से बाहर आए, तो थोड़ी बहुत चूक उनसे भी हुई, वो भी थोड़े हड़बड़ा गए चंपाई सोरेन के साथ, तो उनको एक लॉस हुआ कि चंपाई सोरेन, जिनको टाइगर कहा जाता है पुराने जमाने का, वो उनको भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। लेकिन आज भी देखिए, कोई एक चेहरा क्लियर बताने में असफल रही है भारतीय जनता पार्टी की, हाँ फलाना व्यक्ति ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का चंपाई का क्लियर है। अमृता जी, चंपाई सोरेन का कितना फायदा आप देख रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, जब चंपाई सोरेन जी आए, तो दावा किया गया था कि उनके साथ बहुत सारे विधायक आएंगे, आपको याद होगा, हाँ। कई सारे विधायकों ने एक सोशल मीडिया में अपना बयान भी जारी किया कि नहीं हम साथ हैं, बार बार इस तरह के हाँ, बयान दिल्ली आ रहे कोलकाता, थे। कोलकाता दिल्ली बिल्कुल, खूब चला बिल्कुल, था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ले हाँ। दे करके फिर चंपाई सोरेन की एक तस्वीर आई सामने, इसमें वो अपने बेटे के साथ बैठे थे दिल्ली में। तो यही एक अचीवमेंट मिला भारतीय जनता पार्टी को। और मैं बता दूं, उनके जो बेटा है उन पर बहुत सारे आरोप है, वो इलेक्शन के समय उनकी गाड़ियां पकड़ाई थी, उन पर बहुत तरह के उन पे आरोप है पुराने, आपको गूगल में मिल जाएंगे लिंक, उनकी क्या क्या गतिविधियां रही हैं, तो इससे छवि खराब हो रही है। और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, उनको लग रहा है कि भाई हमारी क्या गलती थी, इनको क्यों बनाया जा रहा है, उनको कैंडिडेट बना देना, ये बहुत बड़ी बात है कि चंपाई सोरेन को आप लाए और फिर घाटशिला से उनके बेटा को कैंडिडेट बना दिया आपने। रही बात रघुवर दास जी की, तो उनको राज्यपाल बना दिया गया, लेकिन उनका दिल उन्होंने, जो हमारी जानकारी है, बताया जाता है कि उन्होंने अपने सेंटर में नेताओं को बताया कि उनका मन नहीं लगता है वहां, और वो वीकेंड पे आ जाते हैं जमशेदपुर, और वो यहाँ पे लोगों से मिलते हैं, सब चीजें चल रही हैं वैसे ही। तो पता नहीं कैसे फिर पार्टी ने समझाया होगा कि नहीं आप नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने अपनी बहू को टिकट दिलवाया, और उसके बाद हजारों लोग एकत्रित हो गए शिवशंकर जी के नेतृत्व में, और उन लोगों ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि वो शिवशंकर जी निर्दलीय लड़ेंगे और हम उनके साथ हैं। तो इस तरह से बटी बटी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में नाराज है कि वो पश्चिम की सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती, तो वो वहां पे जेडीयू को मिल गया, तो जेडीयू को मिल गया, तो सरयू राय जी पूरब छोड़कर अपनी पुरानी सीट पश्चिम की ओर निकल गए। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है, और दूसरी बात यह है कि जो भ्रष्टाचार का मामला है, वहां भी एक सवाल उठाया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कि सिर्फ गैर बीजेपी राज्यों में ही भ्रष्टाचार है, ऐसा तो नहीं है। तो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं एक भेदभाव दिखता है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कार्रवाई लगातार की गई है झारखंड में, वो एक मैसेज जरूर गया है। चंद्रकांत ये नहीं कहेंगे कि, क्योंकि देखिए जिसके यहाँ भी छापेमारी हुई पैसे तो मिल रहे हैं, तो ये हम्म। मैसेज जरूर है कि आपकी कार्रवाई है, आईएएस आईपीएस के यहाँ आप छापे कर रहे हैं, पीएस के यहाँ कर रहे अच्छा हैं, अमृता लेकिन जी, हाँ मैं जी। आपसे एक सवाल पूछना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप स्वयं एक महिला हैं,
और लंबे वक्त से आप झारखंड को देख रही हैं, कवर कर रही हैं, तमाम मुद्दों को आपने देखा है, हम लोग आपसे परिचित रहे, आपकी पत्रकारिता को भी देखा। क्या झारखंड में इस बार 2024 के चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में महिलाएं एक बड़ा मुद्दा हैं? ये सवाल मैं किस लिए पूछ रहा हूं, ये आप भी समझ रही होंगी, क्योंकि झारखंड में एक योजना आती है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें पहले 1,000 रुपए थे, फिर वो रुपए 2,500 हुए। 3 किश्तें हेमंत सोरेन की सरकार दे चुकी है। जवाब में एक चर्चा होती है गोगो दीदी योजना की। मैं समझना ये चाहता हूं कि झारखंड में महिलाएं कितना बड़ा फैक्टर हैं और कल्पना सोरेन जेएमएम को कितना मजबूत कर रही हैं। बिल्कुल चंद्रकांत जी, आप महिलाएं बहुत बड़ा फैक्टर है। आज के समय में आप कहीं भी देख लीजिए, जो महिलाएं एज ए वोटर के रूप में वो ज्यादा वोट करने भी निकल रही हैं और वो बहुत फैक्टर भी बनती हैं किसी को जिताने हराने में, और झारखंड में भी ऐसा है। मैंने कहा ना, ये खुद पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से उभर कर कोई सामने आएगा। और लेकिन यहाँ एक राजनीतिक शून्यता भी है। अगर महिलाओं की आप बात करें, जमशेदपुर की मैं जब यहाँ मैं खुद इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ, तो मैंने देखा यहाँ मैं जमशेदपुर पश्चिम से मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ये फैसला किया है और इसका मैं नामांकन दाखिल करने आ रही हूँ। तो यहाँ पिछले कई सालों में एक तृणमूल कांग्रेस से हेमा घोष ने चुनाव लड़ा था, और कई सालों तक महिलाएं यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ चुकी। और पूर्वी क्षेत्र में जरूर कुछ महिलाओं ने यहाँ चुनाव लड़ा, लेकिन विधायक बनने का सफर सिर्फ प्रियंका चोपड़ा की नानी को मिला था इसका अवसर, जो सीनियर स्टार प्रियंका चोपड़ा है। तो पॉलिटिकल भागीदारी ऐसी है कि जो बाकी देश के राज्यों में जो स्थिति है कि किसी की पत्नी, बहू, किसी की बेटी, इसी तरह का बैकग्राउंड के साथ यहाँ भी जो है लोग हैं। बहुत फिर भी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, जैसे महुआ माझी जैसी महिलाएं, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं। तो आभा महतो यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। तो और ये सब कुछ महिलाएं ऐसे नाम है जिन्होंने बहुत अच्छी पहचान बनाई है। लेकिन जो कल्पना सोरेन ने जिस तरह से अभी बांधा है, समा जो बनाया है, अभी पिछले दिनों वो कोल्हान के भी दौरे पे थी अपने अन्य मंत्रियों के साथ, और मैया दीदी योजना, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत हिट रही है और महिलाएं बहुत पसंद भी कर रही हैं, और कतार में लग लग करके अपनी अपनी योजना का लाभ लेने के लिए उन्होंने इस पे उत्साह दिखाया है। और एक कंपटीशन शुरू हो गया कि गोगो दीदी योजना जब बीजेपी ने शुरू किया, तो हेमंत सोरेन ने फिर उसमें और इजाफा कर दिया। हालांकि ये बहस का विषय है चंद्रकांत, अगर इस पर हम लोग ईमानदारी से बहस करें, तो सरकारों में ये जिस तरह के कंपटीशन शुरू हुए हैं योजनाओं के नाम पे, खजाना जब खाली होगा तो इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है कि कैसे पैसा आएगा। और कई बार तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो वृद्धा पेंशन या इस तरह की, कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया। ये सब आप सोशल मीडिया में, ट्विटर पे भी देख रहे होंगे। तो हमें लगता है कि एक पत्रकार के तौर पे हमें इन विषयों पर बेबाकी से और ईमानदारी से चर्चा करनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, कि इसका अंत कहाँ है। क्या हम तमिलनाडु का उदाहरण बनना चाहते हैं? क्या तमिलनाडु में भी इस तरह की चीजें की गई, क्या हश्र हुआ उसका आर्थिक परिदृश्य पर, वो सामने है सबके। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कंपटीशन हो गया है बीजेपी और जेएमएम में योजनाओं को अच्छा, लेकर। तो अब एक लाइन में बता दीजिए, आखिरी दौर में एक लाइन में बता दीजिए कि झुका हुआ पलड़ा किसकी तरफ नजर आ रहा है फिलहाल? हालांकि हम जी। आपसे बाद में भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि अभी झुकाव किस तरफ नजर आ रहा है? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि पिछले चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने सबक नहीं सीखा, तो एनडीए की स्थिति अभी कमजोर नजर आ रही है। और आपको पता है, ये भी सच है कि झारखंड में कोई पार्टी मेजोरिटी में सरकार बना नहीं पाती, हमेशा यहाँ गठबंधन रहता है। और पहली बार रघुवर दास जी की सरकार ने ही पूरा अपना कार्यकाल पूरा किया, यहाँ हमेशा उठापटक रही है। तो उस हिसाब से ये तो दावा नहीं कर सकते कोई एक पार्टी अकेले यहाँ सरकार बना लेगी। लेकिन एनडीए का पक्ष कमजोर मुझे दिखता है और इंडिया का पक्ष ज्यादा मजबूत दिख रहा है। खासकर अब 1-2 दिन के पहले जिस तरह से ये आना और जाना हो रहा है, उसमें आने जाने में भी थोड़ा सा जो इंडी गठबंधन है वो ज्यादा भी मजबूत दिख रहा है। अच्छा, चलिए, मैं आखिर में आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको कितना देना है, क्या क्या बताना है, वो आप तय कर लीजिएगा। एक पत्रकार जिसने 20 साल तक काम किया क्षेत्र में, लोगों की समस्याओं को भी उठाया और लगातार खबरों को दिखाया, क्या जरूरत पड़ गई आपको चुनाव लड़ने की, और वो भी निर्दलीय? आप चाहती तो आपको पार्टियों से टिकट मिल सकते थे, ऐसा तो नहीं था कि आपको टिकट ना मिलता। भले ही देश की बहुत बड़ी पार्टी से टिकट ना मिलता, लेकिन झारखंड में तमाम राजनीतिक दल थे जो आपको चुनाव लड़ा सकते थे। ऐसी कौन सी वजह है जो आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? आखिर में चलते चलते थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को। 20-21 सालों तक की पत्रकारिता में एक बड़ा समय ईटीवी के साथ जुड़ा रहा। आपको पता है कि किस तरह की पत्रकारिता हम करते थे। एक अभियान होता था, ये टाटा कांड्रा रोड बनाने से लेकर जमशेदपुर में जो जलापूर्ति योजनाएं हैं विभिन्न, उसको धरातल पर उतारने में, सड़कें बनाने में
इन सभी मुद्दों पर ईटीवी का जो एक रोल था, बकायदा बिल्कुल एक जैसे जनप्रतिनिधि कैसे धरातल पे लाता है योजनाओं को, वैसे हम लोगों ने आवाज उठा उठा करके मजबूर किया लोगों को कि वो लेकर आए। तो सवाल हम्म। बहुत उठाया और बहुत सारी चीजों के जवाब नहीं मिले, खासकर जहां हम जमशेदपुर में, तो दो तरह का जमशेदपुर है। कुछ लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ हासिल है, कुछ एक बड़ी हम्म। आबादी है जो उसको यहाँ पर वो सुविधाएं हासिल नहीं है। और हम बहुत सवाल पूछते पूछते थक गए थे। मुझे लगा कि अब मैं उस सिस्टम में घुसती हूँ कि जो लोग, जहाँ लोग कहते हैं कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे यहाँ, बस दबंग ही आएंगे, जो जिनकी पहले से पारिवारिक बैकग्राउंड है वही आएंगे। तो अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो चीजें ठीक कैसे होंगी? फिर हम्म। झारखंड या जमशेदपुर आज कहाँ पर है, इसको देखना होगा। 100 साल पहले जमशेदपुर के पास वो सुविधाएं थी जो किसी शहर के पास नहीं थी। 100 साल बाद आज इंदौर जमशेदपुर से आगे हो जाता है, स्वच्छता सर्वेक्षण में भी, रोजगार में भी, हर तरह की चीज में। क्यों? जो जो जिस शहर में एक बड़ी टाटा कंपनी है जो पूरे देश के आर्थिक परिदृश्य में इतना बड़ा योगदान करती है, उस जमशेदपुर में एक एयरपोर्ट नहीं है। उस जमशेदपुर में एक दूसरा जमशेदपुर है जहाँ लोगों को 24 घंटे बिजली पानी नहीं मिलती है, और एक खास आबादी को ही बिजली पानी मिलती है। यहाँ नगर निगम नहीं है, इंडस्ट्रियल टाउन भी नहीं बन पाया है, कोर्ट में मामला लटका हुआ है। तो यहाँ अपना अपना राग सब अलाप रहे हैं। तो एक होता है ना चंद्रकांत जी, वृहद विकास, वृहद विकास की कि इस राज्य से लोग पलायन न करें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। तो वैसा तो यहाँ ये बन नहीं पाया। तो क्या मैं कुछ रोल कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ? मैं देखती हूँ कि इतने साल के अनुभव के बाद क्या होता है राजनीति में जाने से, शायद मैं कुछ कर सकूं अपना रोल। तो बस बड़े आपको अच्छे बहुत इरादे बहुत के बहुत साथ बहुत उतर रही हूँ। शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप एक, आपका जो मुकाबला है बड़ा और कड़ा है। अब इस बड़े मुकाबले में आप खुद को मजबूत रखिए और ये मुकाबला करिए। हमारी उल्टा चश्मा यूसी की भी आपको शुभकामनाएं हैं। आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार के तौर पर आपने खूब समस्याएं उठाई हैं। झारखंड के तमाम राजनीतिक मुद्दों पर हमें, फिलहाल तो आप व्यस्त रहेंगे, लेकिन जब भी हमें वक्त मिलेगा हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल आपने झारखंड के तमाम मुद्दों को हमारे दर्शकों को बड़ी बारीकी से बताया और समझाया। झारखंड का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, अन्य अमृता जी ने उसका बड़ा बेहतरीन विश्लेषण किया है दर्शकों। और बहुत बहुत धन्यवाद अन्य अमृता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, दर्शकों का भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उल्टा चश्मा यूसी को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार यूं ही देते रहिए। नमस्कार।